वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2025 के लिए CSET के टॉप 5000 क्वेश्चन की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर है, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। मतलब प्रश्न संख्या 301 से स्टार्ट होगा। देखिए, एक सीरीज में कुल 100 प्रश्न होते हैं। पीछे हम लोगों ने 3 सीरीज डन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। साथियों, अगर आप 2025 में CSET को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम लोग कुल 5000 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। अगर आप इन 5000 प्रश्नों को फॉलो कर लेते हैं तो पेपर में CSET का लेवल चाहे जैसा रहे, आप आराम से उसे क्रैक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। इससे पहले कि अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है जिसमें एक गद्यांश दिया है। प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 4 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर ही दीजिए। देखिए, जब कभी भी गद्यांश मिलेगा तो इसमें सबसे पहले ना आपको प्रश्नों को पढ़ना है। यहाँ से थोड़ा टाइम बचा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं गद्यांश से पढ़ने जा रहा हूँ। देश में इस बार गर्मी ने देर से दस्तक दी, लेकिन अभी पूरे उत्तरी और मध्य भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका है। राजस्थान के चूरू में तो यह 50 डिग्री के पार जा पहुंचा है, जो बीते मंगलवार को पूरी दुनिया का उच्चतम तापमान था। राजधानी दिल्ली में सफदरगंज में यह मई महीने में 18 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी चल रहे लू के ये थपेड़े अपना भरपूर असर छोड़कर जाएंगे। जून में लू चलती भी है तो मानसून संबंधी गतिविधियों के चलते पारा जल्द ही नीचे आने की उम्मीद बनी रहती है। मई में तो ऐसा कोई इत्मीनान भी नहीं होता है। ऐसी भीषण गर्मी यूं तो हर किसी के लिए तकलीफदेह साबित होती है, लेकिन इस बार इसके साथ यह दुर्भाग्य भी जुड़ा है कि लंबे लॉकडाउन और बेरोजगारी के मारे अनगिनत प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने की प्रक्रिया में बीबी बच्चे समेत कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। कई लोग पैदल ही गांव के लिए सैकड़ों मील लंबे सफर पर निकल पड़े हैं। हजारों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जो ट्रेन मिलने की आस में स्टेशनों तक पहुंच गए हैं, लेकिन ट्रेन कैंसिल होने की वजह से न मिलने के चलते सड़क पर ही उनका डेरा डाला हुआ है। किराए की जगह छूट गई है और किसी मकान मालिक ने रियायत कर रखी हो तो इस डर से वापस जाना मुश्किल है कि दोबारा सही समय पर स्टेशन न पहुंच पाए तो अगली ट्रेन भी छूट जाएगी। जिन्हें ट्रेन में बैठने का मौका मिल गया वे भी भोजन पानी के अभाव और ट्रेन के अतिशय विलंब अथवा रास्ता भटकने के चलते अपने तकलीफों से पार नहीं पा रहे हैं। भारतवासियों के इतने बड़े हिस्से में ऐसे दुर्दशा की कोई और मिसाल 1947 में देश विभाजन के वक्त ही किसी के स्मृति में हो तो। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दिन पहले इस मामले में भी कुछ कहने से मना कर दिया था, लेकिन लोगों का हाल देखकर आखिरकार उसको दखल देना पड़ा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया, बीते मंगलवार को यह मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि इन सभी श्रमिकों के लिए खाना पानी और आश्रय की उपयुक्त इंतजाम करते हुए वे इन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने की मुक्त व्यवस्था करें। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकारों को यह काम अपनी पहल पर करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उनमें से ज्यादातर एक दूसरे पर दोष मढ़ने में की कयावत को ही अहमियत देती रही। काफी टाल मटोल के बाद मजदूरों को घर भेजने का काम शुरू भी हुआ तो उनकी आर्थिक बदहाली का ख्याल किए बगैर अनाप शनाप किराए का बोझ उन पर लाद दिया गया। बहरहाल जब तक अदालत ने स्याह सफेद में अपनी बात रख दी तो उससे कतराने का कोई और बहाना न खोजा जाए और मजदूर तथा उनके बाल बच्चे स्टेशन पर हो या सड़क पर या ट्रेनों में उनको जल्दी और सुरक्षित घर पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था की जाए। देखिए दोस्तों, ये जो गद्यांश दिया है ये लॉकडाउन के ऊपर दिया गया गद्यांश है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न पूछा गया। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार कालांतर में देश में उत्पन्न कौन सी समस्याएं हैं? इस गद्यांश में किन समस्याओं का जिक्र किया गया? लॉकडाउन और बेरोजगारी से पीड़ित श्रमिकों की दुर्दशा, इसका वर्णन है। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ता तापमान, इसका भी वर्णन है। तो पहला और दूसरा दोनों देखने के लिए मिल रहा है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। लगातार बढ़ती जनसंख्या, इसका कोई वर्णन नहीं है।
दूसरा प्रश्न है भारत प्रस्तुत गद्यांश में के अनुसार भारत की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की। तो देखिए गद्यांश में जो जिक्र किया गया और वो सच में भी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है ये लोकतांत्रिक है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गद्यांश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आदेश देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन और आश्रय की निःशुल्क व्यवस्था करना, इसके लिए दिया गया था। प्रवासी श्रमिकों को उनके विभिन्न मूल स्थानों पर भेजने की उचित निःशुल्क व्यवस्था करना, यह भी तर्क था। प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, तो ऐसा नहीं था। इसमें पहला और दूसरा सही उत्तर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी यहाँ पर दिए, सच में यहाँ पर बी रहेगा, है ना, यहाँ पर बी आएगा, तो ए और बी दोनों सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या चौथा दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। गद्यांश के अनुसार देश में इतने बड़े हिस्से के भीतर इतनी अधिक लोगों की इतनी दयनीय स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जाकर अब देखने के लिए मिली है, तो स्पष्ट नहीं कहा गया, तो ये सही नहीं है। आगे दिए सर्वोच्च न्यायालय के का आदेश मिलने से पहले ही विभिन्न राज्य सरकारें प्रवासी श्रमिकों की स्थिति सुधारने हेतु गंभीर थी और अपनी ओर से स्थिति सुधार हेतु कई कदम उठाए गए थे, ये भी गलत है। श्रमिक वर्ग के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ग के लोग अच्छी स्थिति में थे और लंबे लॉकडाउन से अधिक प्रभावित नहीं हो रहे थे, ये भी गलत है। तो देखिए तीनों गलत है और आपको बताना है कौन सा सही नहीं, तो तीनों नहीं सही, तो उत्तर बनेगा उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5 दिए समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त रूप अर्थात लघु रूप, विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 6 दिया जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुहावरे का सही अर्थ है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब होता है बलवान का ही विजय होता है, बलवान का ही काम बनता है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, बलवान की ही विजय संभव है। प्रश्न संख्या 7 दिया भोर का विपरीतार्थक शब्द है, तो भोर का विपरीतार्थक होता है सांझ, विकल्प सी सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है तत्सम शब्द मुख्यतः कौन सी भाषा से उद्धृत होते हैं, तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न है, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 9 यहां पर दिया गया कमरा किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो कमरा पुर्तगाली भाषा का शब्द है, विकल्प डी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 10 है हल के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में कौन कौन से शब्द आते हैं। समाधान, हल का मतलब समाधान होता है। खेत जोतने का एक हस्तचालित यंत्र, ये भी होता है। हल का मतलब समस्या, तो समस्या तो नहीं होता है, विकल्प ए और बी दोनों यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर भी सी लिखा गया, सी नहीं दोस्तों ये बी होगा, ए और बी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 11 दिया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं मेरा काम करके आया, गलत है। सार्थक ने पुस्तक नहीं खरीदा, नहीं दिया, ये भी गलत है। सिवा आपको छोड़कर मैं किसी के बारे में, तो ये भी सीधा सीधा गलत है। सूरज अब हमारे कार्यालय का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी है, ये इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 12 किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अविस्मरणीय लिखने का प्रयास किया गया दोस्तों, तो विकल्प सी में एकदम शुद्ध रूप से लिखा गया अविस्मरणीय। प्रश्न संख्या 13 दिया है निम्नलिखित में से कौन हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अश्व, अश्व घोड़ा का पर्यायवाची होता है न कि हाथी का, तो विकल्प ए इसका उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 14 दिया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग है। मैं शाम को घर वापस आऊंगा, इसमें है। वह अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी करता है, इसमें भी है। जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, ये भी है ना। तो तीनों में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया, तो उपर्युक्त सभी उत्तर बनेगा, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 15 दिया है कज्यान शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है, तो कज्यान गढ़वाली बोली का शब्द है, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 16 दिया है नवीन का विलोम शब्द है, तो नवीन का मतलब होता है नया, इसका विलोम हो जाएगा प्राचीन, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 17 दिया है निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि है। निश्चय, निह प्लस चय, मना प्लस बल, दो प्लस साहस, तो सब में, तो विकल्प डी उत्तर बनेगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 18 कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में वाणी का अर्थ है। देखिए कोस कोस में पानी का बदलना और चार कोस में वाणी का बदलना, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन अर्थात विभिन्नता देखने के लिए मिल रहे हैं, तो विभिन्नताएं अधिक होना, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 19 दिया यदि 4/9 के पावर 3 गुणे 3/2 के पावर -16 और 2/3 के पावर 2x है तो x का मान बताना है। देखिए यहाँ पर दिया 4/3, इसका बेस देखिए 2/3, यहाँ पर 3/2 मतलब 2/3 और ये 4/9। तो पहले बेस को समान करते हैं। 4/9 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर, है ना। और इसके ऊपर फिर से पावर है तो पावर के ऊपर पावर लगाएंगे और यहाँ पर गुणे देखिए जब कभी भी पावर माइनस में दिया रहता है तो अगर इस जो भिन्न है इसको पलट देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 के पावर 16 और बराबर दिया 2/3 के पावर 2x। देखिए 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी है, बेस सबका समान हो गया तो आप आराम से लिख सकते हैं। पावर के ऊपर पावर गुणा कराया जाता है, 2 × 3
और जब कभी भी पावर का गुणा करना होता है तो उसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे 16 और बराबर में 2x। 16 और 6 हो जाएगा 22, 22 बराबर 2x। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी 11। इस प्रश्न का सही उत्तर जो बनेगा विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा 11। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20 दिया है, एक वर्ग का विकर्ण उसी वर्ग की भुजा के वर्ग के 2 गुने के बराबर है। एक आयत जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1.5 गुना है। तो वर्ग की भुजा कितनी? देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे ना तो इसमें ये डेटा जो दिया है इससे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का, आप आसानी से यहीं से बना सकते। देखिए, एक आयत है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1.5 गुना है। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल आप लिखेंगे L इंटू बी, है ना, 8 6 का 48, ये आयत का क्षेत्रफल है। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल इसका 1.5 गुना है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखिए, 1.5 गुना का मतलब है जो 48 है ये बराबर है 3/2 के। तो यहाँ से जब आप 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 32 आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 32, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 32 है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ए बराबर √32, जिसको हल करने पर आएगा 4 करड़ी में 2, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, इस व्यंजक में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए, यहाँ पर ये व्यंजक दिया है और इसमें बोला जा रहा है इकाई अंक। देखिए, अब जब कभी भी इकाई अंक का क्वेश्चन होता है तो सभी कैलकुलेशन यूनिट डिजिट पे कैलकुलेट होती है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम के वीडियोस को जरूर देखिएगा। यहाँ पर इकाई अंक दिया 6, 6 के पावर कुछ भी कर लो इकाई अंक 6 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक 6 गुणे 8 के पावर, देखिए इतना लंबा पावर दिया तो इसमें 4 से भाग करेंगे। जब 75 में 4 से भाग करेंगे तो मिलेगा 3, 8 के पावर 3, देखिए 6 गुणे 8 28 64, 8 चौका 32, 2 आ जाएगा, 6 दूना 12, यूनिट डिजिट है 2, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, जब कभी भी ऐसी संख्याएं देखने के लिए मिलेंगी तो इसमें क्या करना होता है, सबके पावर को बराबर करना है। अब देखिए, पावर दिख रहा है 40 30 40 50, तो सबको बराबर करते हैं। आप लिखिएगा 2 के पावर, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 10, है ना, 4 गुणे 10 लिखेंगे। फिर आगे जब सब नंबर को लिखेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, देखिए 2 के पावर 4 के पावर 10 है ना। नेक्स्ट हो जाएगा 5 के पावर 3 और इसके पावर यहाँ पर 10 रहेगा, है ना। फिर नेक्स्ट दिया है 4 के पावर 4 और इसके पावर 10 है, और फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है 3 के पावर 5 और इसके पावर भी 10 है। देखिए, 2 के पावर 4 को हल करेंगे तो 16 आएगा, 16 के पावर 10, 5 के पावर 3 को हल करेंगे तो 125 के पावर 10, यहाँ पर हो जाएगा 256 के पावर 10, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 243 के पावर 10। देखिए, इसमें पावर सबका समान है तो पावर से कोई मतलब नहीं है, जो संख्या सबसे बड़ी है वही सबसे बड़ी होगी। तो 256 सबसे बड़ा है, 256 दिखा रहे हैं 4 को, तो 4 के पावर 40 इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, पहली संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या का 5 गुना, तीसरी संख्या का वर्ग और चौथी संख्या का 3 गुना जोड़ने पर 12 का वर्ग प्राप्त होता है। तो ऐसी 4 क्रमिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। अब इन विकल्प में क्या होने वाला है कि आप इसको ऑप्शन मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान रहेगा। ऑप्शन मेथड का मतलब देखिए, अब इसको चेक कीजिए, पहली संख्या का 3 गुना, 4 का 3 गुना हो जाएगा 12, है ना, प्लस दूसरी संख्या का 5 गुना, 5 पचे 25, तीसरी संख्या का वर्ग करना है तो 6 6 का 36, और चौथी संख्या का करना है 3 गुना तो 7 3 21। इन सबको जोड़िएगा और 12 का वर्ग मतलब 144 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 2 7 7 14, 4 1 हासिल है, 3 3 6 3 9, ये 94 देगा तो मतलब पहला गलत हो जाएगा। दूसरे को चेक कीजिएगा, पहली संख्या का 6 गुना मतलब 18, प्लस 5 गुना मतलब 7 5 35, प्लस 8 28 64 और 9 3 27। इन सबको जोड़ते हैं। देखिए 8 5 13, 4 17 और 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 मतलब 2 हासिल है, 2 2 4, 6 10 और 4 14, 144। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन मेथड से ज़्यादा आसान होते हैं तो ये यहाँ पे बन गया। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 24, दो संख्याओं का अंतर 6 है, इनके वर्गों का अंतर 200 के 120% के बराबर है।
बड़ी संख्या की 3 गुनी छोटी संख्या के 4 गुने से 1 ज़्यादा है, तो ऐसी 2 संख्याएं बताइए। देखो ये क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले आप सिर्फ इतने को देखेगा, इतना मतलब जो पहले लिखा गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, या सिर्फ बाद वाले को देखेगा, दोनों से बन जाएगा। अगर आप इससे देखेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाद वाले से देखेंगे तो ऑप्शन मेथड से बनेगा। चलिए हम इसी से करते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 6, x माइनस वाई बराबर 6 है ना। अब इनका दिया है वर्ग, वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है 200 के 120%, तो 120% निकालेंगे 240। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में और एक्स माइनस वाई दूसरे कोष्टक में बराबर 240। एक्स माइनस वाई का मान है 6, इस 6 को जब हम इससे काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 40। अब देखिए एक्स माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 40, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे 23 आ जाएगा, और y का मान निकालेंगे तो घटा करके आधा कर देंगे तो 17 आ जाएगा। तो 23 और 17 सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, विकल्प सी, तो यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर इस पीछे वाले से करते तो कैसे करते, देखिए बड़ी संख्या का 3 गुना, देखिए बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के 4 गुने से 1 ज्यादा है। देखिए यहाँ पे एक आ जा रहा है कि जो बड़ी संख्या है इसका 3 गुना ये 1 ज्यादा है किससे, छोटी संख्या के 4 गुने से, तो इसमें 1 जोड़ दीजिएगा। ये कंडीशन आप चेक कीजिए। देखिए छोटी संख्या 16 है, 16 चौका 64 एक 65 है ना, प्लस 22 3 66 है ना, बराबर नहीं आ रहा है, पहला गलत हो गया। देखिए 15 चौका 60 एक 61 और बराबर होना चाहिए 21 3 63, ये भी गलत हो गया। देखिए 17 चौका 68 एक 17 चौका 68 और एक 69 और बराबर हो गया 23 3 69, ये बराबर आ रहा है तो यही उत्तर बनेगा। इसको भी चेक कर लीजिए, 18 चौका 72 एक 73 नहीं, ये हो गया, और 18 24 3 72 ये भी गलत हो गया। तो आप इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया है 25 नंबर का, दिए गए व्यंजक में x का मान बताइए। आपको बताना है x की वैल्यू क्या आएगी, आराम से हो जाएगा। देखिए 529 है ना बटे 1.44 गुड़े 2.3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको, अच्छा बराबर दिया है दोस्तों, माफ कीजिएगा, यहाँ पर बराबर दिया है ना, 2.3 का स्क्वायर करेंगे तो 5.29 आएगा, 23 का स्क्वायर 529 होता है, गुड़े 100 और बटे में एक्स स्क्वायर, ये कैलकुलेशन करना है। देखिए अब यहाँ पर 500 इन सबका गुणा कराएंगे तो 529 हो जाएगा, 529 से 529 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये आ गया 1.44, ये 12 का स्क्वायर होता है ना, तो 12 का स्क्वायर मतलब प्लस माइनस 1.2, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। प्रश्न संख्या दिया 26, 50 प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या और प्रथम 39 सम संख्याओं के औसत का योग कितना होगा। देखिए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है n+1/2 होता है, तो 50 से 51 का आधा 25.5 इतना मिल गया। और जो सम संख्या का औसत होता है, सम संख्या का औसत n+1 होता है, तो यहाँ पर देखिए 39 और 1 कितना हो जाएगा 40, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 65.5 आंसर आएगा। यहाँ पर 65.5 नहीं दिया तो अप्रॉक्सीमेट 65.6 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। योजना एक प्रभावी समूह चर्चा का पहला और महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नियोजन समूह चर्चा के उद्देश्य को तय करने में सहायक होता है, इस उद्देश्य के बिना हम किसी चर्चा के बारे में सोच भी नहीं सकते, ये भी सही है। और ये आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, सही का मिलान कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए स्टेज मनोवैज्ञानिक अवरोध देता है ना, शोर शराबा भौतिक अवरोध है ना, विभिन्न धर्म सांस्कृतिक अवरोध है, और भाषाई अंतर भाषाई अवरोध है। आप अगर नहीं भी पता होता तो लास्ट को देखो, धर्म जो है संस्कृति की बात करता है और भाषाई भाषा की बात करेगा, तो आप यहां से देखते तो आंसर ए इस प्रश्न का उत्तर बनता है विकल्प ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 29 दिया, गलत कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। यदि आप एक थिएटर में फिल्म देख रहे हैं और अचानक आप अपने डायलॉग डिलीवरी के दौरान खुद को अभिनेता के स्थान पर रखना शुरू कर देते हैं, तो आपको कहा जाता है कि आप एक चौकन्ने श्रोता है। तो ऐसा तो कोई तार्किक बात नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, यही इसका उत्तर बन गया, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किन तरीकों से हम अपने नेतृत्व कौशल को विकसित कर सकते हैं। हमारे संगठन में एक नए शामिल हुए कर्मचारी की सहायता करके, ताकि वो कार्य संस्कृति को समझ सके, बिल्कुल सही है। कार्यस्थल पर इसके बाहर दोनों, कार्यस्थल और इसके बाहर दोनों पर टीम के नेतृत्व करने के हर अवसर का लाभ लेकर, सही है। विभिन्न नेतृत्व पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग होकर लेकर, ये भी सही, तो विकल्प सब सही, तो डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या अच्छा यहाँ पे 30 तक डन हो गया दोस्तों, तो अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे प्रश्न संख्या 31 से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।